हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपर पर। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज से आप लोग जुड़ सकते हैं और उसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर इससे भी अदर किसी भी फैकल्टी के द्वारा जैसे रीजनिंग है या फिर बायोलॉजी है या करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी टीम का नंबर हमारे चैनल पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इसमें देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत। इसमें डायनेस्टी होंगी 5। पहली जो डायनेस्टी होगी इसमें होगी स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत जो होगी वो होगी 1206 से 1526। 1206 से 1526 होगी। ठीक है, इसमें अब हम पहली डायनेस्टी देखते हैं, स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश। गुलाम वंश जो 1206 से इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब है गॉड ऑफ मून या फिर चंद्रमा का देवता। गॉड ऑफ मून या फिर चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद था। मोहम्मद गौरी का गुलाम व दामाद था। इसी के साथ साथ यह मोहम्मद गौरी का सेनापति या कमांडर इन चीफ या फिर बोल देंगे हम सीपे सलार। क्या? सीपे सलार भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। जब यह गुलाम वंश की इसने स्थापना क्यों की? पहला ही क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना इसने क्यों की? लाहौर की जनता के आग्रह करने पर या अनुरोध करने पर इसने कबूल किया कि मैं हिंदुस्तान में मुस्लिम वंश स्थापना करूंगा। तब इसने गुलाम वंश के नाम से स्थापना की। ठीक है, किसके नाम से? गुलाम वंश के नाम से स्थापना की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो सिंहासन पर बैठा था, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, वो एक सेनापति की हैसियत से बैठा था और वहीं से वो शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जिसने कभी भी सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया, उसने सेनापति या सिपह सलार की गद्दी पर बैठकर ही शासन किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी जनता में, कहाँ? लाहौर की जनता में लाखों का दान किया, जिससे खुश होकर लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। किसकी? लाख बख्श की उपाधि दी। लाख बख्श की उपाधि दी। मोहम्मद गौरी के टाइमिंग में, किसके? मोहम्मद गौरी के टाइमिंग में जो कैपिटल थी वो थी लाहौर, और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइमिंग में कैपिटल थी दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। जैसे ही शासक बना, इसने कैपिटल चेंज करी,
क्या कर दी? दिल्ली। और शासक बनते ही इसने एक काम और करा, जो इसका गुलाम व दामाद था जिसका नाम था क्या? इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश। इसने उसे बदायूं, ये जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बदायूं, वहाँ का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया। वहाँ का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी अपने आप को सुल्तान कहलवाता था। किससे? अपनी जनता से। ठीक है। और ये एक ऐसा शासक था जो अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवाता था, अपनी जनता से सुल्तान नहीं कहलवाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। ठीक है, किसकी? कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। ठीक है। 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। (1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक उसके कुछ टाइम बाद, कहीं कहीं आपने देखा होगा 7 महीने भी देता है, कहीं कहीं देखा होगा आपने 8 महीने भी देता है। ठीक है, तो कहाँ? 1211 ईस्वी में। किसमें? 1211 ईस्वी में इसी का बेटा हुआ जिसका नाम था आरम शाह। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कहाँ बैठा? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, 1211 ईस्वी में। मैंने आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई, तो इसे तो हटा ही देते हैं हम। अब देखेंगे हम लोग आरम शाह को। 1211 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और 1211 में ही इसके जीजा और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद व गुलाम, कौन? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश, जो क्या? बदायूं का राज्यपाल था। बनाया भी किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको ये बात पता चली, पता चलने के बाद इसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद इसने कहा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मैं हूँ किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो जब ये तो गुलाम टू गुलाम चलेगा दिल्ली के सिंहासन पर, फिर ये कैसे बैठ गया? तो इसने, किसने? इल्तुतमिश ने अपनी सेना इकट्ठी करी और चल पड़ा किसकी तरफ? दिल्ली हासिल करने की तरफ। ठीक है, ये बात आरम शाह को पता लगी, तो आरम शाह लाहौर से और इल्तुतमिश बदायूं से चल पड़ा। इन दोनों के बीच एक युद्ध होगा, उसका नाम होगा जूड। जूड जो जगह पड़ती है वो पंजाब में एक जगह पड़ती है जूड। तो इन दोनों का युद्ध हुआ जूड में। जूड में युद्ध होने के बाद आरम शाह की हत्या कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने। खत्म हो गया इल्तुतमिश भी। कौन खत्म हो गया? इल्तुतमिश। अब बात करेंगे, जब इल्तुतमिश खत्म हो गया, दिल्ली हासिल कर ली किसने? सॉरी, जब आरम शाह खत्म हो गया तो दिल्ली हासिल किसने कर ली? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखेंगे हम इल्तुतमिश को। इसको देखेंगे हम लोग इल्तुतमिश को।
दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठना, अपने नोट्स बनाते चलो, ठीक है। देखेंगे हम लोग इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश जिसका पीरियड होगा 1211 से 1236 तक। इसका पीरियड होगा 1211 से 1236। अब इल्तुतमिश बैठ गया दिल्ली के सिंहासन पर। एकमात्र ऐसा सुल्तान, पहली बात तो इसे सुल्तान की उपाधि दी थी किसने? बगदाद के खलीफा ने। सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी इसने कहां से? बगदाद के खलीफा से, के खलीफा। लीगली तौर पर वैधानिक रूप से जो सुल्तान की उपाधि दी गई है वो उपाधि दी गई है किसको? इल्तुतमिश को। किसको दी गई है? इल्तुतमिश को, ठीक है। और इल्तुतमिश जैसे ही सुल्तान बना वैसे ही इसने पैतृक रूप से, कैसे? पैतृक रूप से घोषणा की कि अब मेरे बाद जितने भी यहाँ पे शासन करेंगे या शासक आएंगे वो सारे के सारे ही सुल्तान कहलाए जाएंगे। क्या? सारे के सारे इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब टोटल के टोटल क्या कहलाए जाएंगे? सुल्तान कहलाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाए जाएंगे? सुल्तान कहलाए जाएंगे। ठीक है, क्या कहलाए जाएंगे? वो सब लोग सुल्तान कहलाए जाएंगे। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ने, किसने? मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी ने तो दोनों को अपने आप को बुलवाया था सुल्तान, लेकिन ये एकमात्र ऐसा था जिसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगर पहला सुल्तान ये है, अगर पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। तो इसके बाद वाला सुल्तान कौन है? तो 1526 ईस्वी में, कहाँ? 1526 ईस्वी में युद्ध होगा, एक पानीपत का युद्ध। उसमें बाबर मारेगा इब्राहिम लोदी को। कौन? बाबर। बाबर मारेगा किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को इसकी हत्या करेगा। तो इसका जो लास्ट का सुल्तान होगा वो कौन होगा? इब्राहिम लोदी। लास्ट सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। पहला, अगर आप लोगों से पहले पूछा जाएगा कि पहला सुल्तान कौन था जिसे वैधानिक रूप से दी गई थी सुल्तान की पदवी या उपाधि, तो है इल्तुतमिश। और लास्ट वाला पूछा जाए तो वो होगा इब्राहिम लोदी। कौन होगा? इब्राहिम लोदी। आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। जैसे ही इल्तुतमिश, आप लोगों को मैंने पहले, इससे पहली वीडियो में बताया था यल्दोज, क्या? यल्दोज कबूचा, ठीक है। यल्दोज कबूचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था क्या? हिंदुस्तान। यल्दोज और कबूचा, कबूचा को दिया गया था। एक सेकंड का होल्ड करेंगे दोस्तों। यल्दोज को दिया गया था गजनी। क्या दिया गया था? यल्दोज को गजनी व कबूचा को कंधार व काबुल। क्या दिया गया था? कंधार व काबुल। क्या दिया गया था? कंधार व काबुल। देखते हैं। जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है दिल्ली की,
तो निगाह किसकी जाती है? यल्दौज की, कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया कौन? इल्तुतमिश। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई किसको? यल्दौज को। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, किसके? इल्तुतमिश के बीच और यल्दौज के बीच। किसके बीच? जैसे दोस्तों मैं सर्किल बना रहा हूँ, आप लोगों को वैसे ही सर्किल बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि इल्तुतमिश और यल्दौज की निगाह पड़ी किस पर? दिल्ली पर। और दिल्ली का उस टाइमिंग में सुल्तान कौन था? उस टाइमिंग में जो सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और परिणाम ये हुआ कि यहाँ भी इल्तुतमिश विजयी हुआ, यहाँ भी इल्तुतमिश विजयी हुआ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक इसी के टाइम पीरियड में कहानी और होगी। आप लोगों ने सुना होगा चंगेज़ खां। चंगेज़ खां आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसके बारे में, फिर चलते हैं चंगेज़ खां के बारे में। किसके बारे में? चंगेज़ खां के बारे में। हम देखते हैं हम लोग चंगेज़ खां के बारे में। किसके बारे में? चंगेज़ खां। क्योंकि ये भी बहुत अपने आप में मोस्टली है। तो तुम इसके शासनकाल में ही एक घटना और घटित होगी, जो होगी 1221 में। कब होगी? 1221 में, चंगेज़ खां के द्वारा। चंगेज़ खां। इल्तुतमिश को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब देखते हैं पहले हम चंगेज़ खां, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इसे हिंदुस्तान आना पड़ा चंगेज़ खां को? हिंदुस्तान आना पड़ा। चंगेज़ खां एशिया में सबसे क्रूर और बदनाम शासक है। सबसे क्रूर व बदनाम शासक है। चंगेज़ खां का जो वास्तविक नाम है वो था तैमूरचिन। तैमूरचिन वास्तविक नाम जो है वो है तैमूरचिन। ये रहने वाला कहाँ का था? मंगोलिया। अब मंगोलिया कहाँ पड़ता है? तो चाइना के ऊपर, चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे। रशिया के नीचे एक जगह पड़ती है मंगोलिया। मंगोलिया यहाँ पर क्या है? गोबी डेजर्ट या गोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी रेगिस्तान। ठीक है। वास्तविक नाम क्या है? तैमूरचिन है। रसिया के नीचे, चाइना के ऊपर, बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मंगोलिया। चंगेज़ खां का छोटा भाई, चंगेज़ खां के छोटे भाई को हत्या कर दी थी मंगोलिया का ही एक शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी। क्या? जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी ने हत्या कर दी। इसी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां हिंदुस्तान आएगा। और हिंदुस्तान में आप लोगों को पता है एंटर करने की जगह है सिंध। और जिस टाइमिंग में चंगेज़ खां जलालुद्दीन मकबरनी भगेगा वहाँ से, मंगोलिया से, और ये इसका पीछा करते हुए आएगा कहाँ? सिंध। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में राज कौन कर रहा है? वो कर रहा है इल्तुतमिश। कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। जब यह सिंध पहुंचा, कौन? जलालुद्दीन मकबरनी जब सिंध पहुंचा तो इसने एक फरमान लिखा या एक लेटर लिखा। किसके लिए? या संदेश लिखा किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। इल्तुतमिश के लिए लिखा। उसमें लिखा गया था कि
मेरी मदद कीजिए, किससे? चंगेज़ खां से। किससे? चंगेज़ खां से। जब यह पहुंच गया था सिंध, क्योंकि हमारे यहाँ एंटर करने की या हिंदुस्तान में एंटर करने की जगह ही क्या थी? सिंध। जब यह बात पता लगी चंगेज़ खां को, किसको? चंगेज़ खां को जब ये बात पता लगी कि इसने मदद मांगी है किससे? दिल्ली के सुल्तान से। किससे? इल्तुतमिश से। तो इसने भी एक संदेशा भिजवा दिया, किसके पास? इल्तुतमिश के पास। और उसमें लिखा गया था कि आप जलालुद्दीन मकबरनी की कोई मदद नहीं करेंगे, और अगर आपने मदद करी तो मैं पूरी दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगा। जलालुद्दीन मकबरनी को तो भगवान भी नहीं बचा सकता, वो अल्लाह भी नहीं बचा सकता। किसको? जलालुद्दीन मकबरनी को। ये तो मरेगा ही मरेगा। अगर आपने इसकी मदद की तो साथ में इल्तुतमिश भी मारा जाएगा और दिल्ली सल्तनत को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किसको? दिल्ली सल्तनत को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इल्तुतमिश बहुत तेज था। इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया और मदद नहीं करी किसकी? जलालुद्दीन मकबरनी की। चंगेज़ खां ने हत्या कर दी जलालुद्दीन मकबरनी की, और जैसा वादा करा था वह सिंध से ही वापस लौट गया। कहाँ? मंगोलिया। अगर इल्तुतमिश इसकी बात नहीं मानता तो आज हम यहाँ पर तुर्कों को नहीं पढ़कर किसको पढ़ते? मंगोलियाओं को पढ़ते। ठीक है दोस्तों, किसको पढ़ते? मंगोलियाओं को पढ़ते। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के बेटे हुए 4। इल्तुतमिश के बेटे हुए 4। जब यह एक बार बुंदेलखंड जा रहा था, कौन? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश बुंदेलखंड जा रहा था तो वहाँ पर ही इसके चारों बेटे अयोग्य थे और वो विफल हुए। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। उसने अपने पापा की मदद की या अपने पिता की मदद की। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मदद की। उसी दिन से इल्तुतमिश ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे या दिल्ली सल्तनत में राज करे। ठीक है, हाँ, दिल्ली सल्तनत में क्या करे? राज करे। कौन राज करे? मेरी बेटी राज करे। ठीक है, कौन राज करेगी? मेरी बेटी। तो 1236 ईस्वी में, कौन से? 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और उसके बाद किसके? इसके बाद दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा, किसके बाद? इसका बेटा 1236 में, उधर तो इसकी मृत्यु हो गई, इधर इसका बेटा दिल्ली पर बैठेगा। क्या? रुकनुद्दीन फिरोज शाही। रुकनुद्दीन फिरोज शाही 1236 में बैठेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, कौन बैठेगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई किसको? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को। अब रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने आई और उसने कहा कि मेरे पिताजी या मेरे फादर ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर मैं बैठूं, लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ गद्दारी करी। तो दिल्ली की जनता को इसने अपने कंट्रोल में कर लिया और कंट्रोल में करने के बाद इसने अपने भाई रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद अब दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठी? रजिया सुल्तान बैठी। कौन बैठी? रजिया सुल्तान बैठी।
दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई थी, वो बात मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। इल्तुतमिश ने दल चालीसा, क्या दल चालीसा, दल चालीसा, क्या दल चालीसा, आप लोगों को मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि एक साथ सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, एक साथ सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसने दल चालीसा का भी निर्माण किया था जिसमें 40 मर्द थे, 40 मर्द थे। ठीक है, इसमें 40 मर्द थे। इधर रजिया सुल्तान बैठ गई थी दिल्ली की गद्दी पर, तो इसके दूसरे नंबर के भाई कौन, बैरम शाह, जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो बहुत से लोगों को दिक्कत हुई, बहुत से लोगों को परेशानी हुई। उनमें से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई बैरम शाह को। किसको, बैरम शाह को परेशानी हुई और इसने इसकी हत्या करवाने की रणनीति स्टार्ट कर दी। और इसके जो पापा थे या फादर थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने दल चालीसा का निर्माण किया था। ये क्योंकि ये भी 40 मर्द थे तो इन्हें भी दिक्कत थी, ये दोनों एक साथ हो गए, किसके, बैरम शाह के कंट्रोल में हो गया क्या, अब दल चालीसा। अब क्या कंट्रोल में हो गया, दल चालीसा किसके कंट्रोल में हो गया, रजिया सुल्तान के कंट्रोल में हो गया। ठीक है, किसके कंट्रोल में हो गया, रजिया सुल्तान के कंट्रोल में हो गया। रजिया सुल्तान मर्दों की तरह रहती थी, यह टोपी और मर्दों की तरह वस्त्र पहनकर दिल्ली दरबार में जाया करती थी और न्याय करती थी। क्या करती थी, न्याय करती थी। उस टाइमिंग में, रजिया सुल्तान के टाइमिंग में या उससे पहले, लड़की या फिर महिलाएं हिजाफों में या पर्दों में रहा करती थी। किसमें, पर्दों में। तो रजिया जैसे ही सुल्तान बनी उसने हिजाफों का और पर्दा प्रथा का अंत कर दिया, क्योंकि वो खुद एक मर्द की तरह रहना चाहती थी। ठीक है, और वो रहती भी मर्द की ही तरह थी। रजिया सुल्तान ने अपने 2 विश्वास पात्र इक्तेदारों को नियुक्त किया। पहले का नाम था अल्तूनिया और दूसरे का नाम था एतगीन। ओह सॉरी, रुक जा। अबे तू अल्तूनिया, इसने अपने 2 विश्वास पात्र को इक्तेदार बनाया। पहले का नाम है एतगीन और दूसरे का नाम है अल्तूनिया। इनको बनाया इक्तेदार, ये इसके विश्वास पात्र थे। इसे बनाया बदायूं का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं, वहाँ का इक्तेदार। और अल्तूनिया को बनाया कहाँ का, पंजाब का। पंजाब में एक जगह पड़ती है भटिंडा, वहाँ का इक्तेदार बनाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि रजिया का प्रेम प्रसंग जो था वो था याकूत खां के साथ। याकूत खां। दोस्तों इक्तेदार के बारे में सीक्वेंस से देखेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में, इक्तेदार के बारे में और दोबारा से इल्तुतमिश के बारे में सीक्वेंस से देखेंगे और रजिया के बारे में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम याकूत। याकूत खां का जो प्रेम प्रसंग था वो था रजिया के साथ में। किसके, रजिया के, रजिया सुल्तान के साथ में। अब याकूत खां कौन है, तो याकूत खां अफसियानी हब्सी था। ठीक है, जो इल्तुतमिश के समय से था। और इल्तुतमिश के घोड़े को नहलाना धुलाना, उसकी साफ सफाई करना, ये काम था किसका, याकूत खां का। किसका, याकूत खां का। और इसका प्रेम प्रसंग किससे था, रजिया से। अब रजिया जैसे ही सुल्तान बनी, रजिया जैसे ही सुल्तान बनी वैसे ही इसने अश्वशाला, शाही अश्वशाला
अश्वशाला का मंत्री बना दिया। किसको? याकूत खां को। इल्तुतमिश के टाइमिंग में याकूत खां का काम था नहलाना धुलाना, घोड़ों की देख रेख करना, और जिस टाइमिंग में इल्तुतमिश सैर सपाटे के लिए जाते थे तो ये अपने हाथों पर, उसका इल्तुतमिश का पैर अपने हाथों पर रखकर फिर घोड़े पर बैठाता था। ये काम था याकूत खां का। अब जैसी रजिया सुल्तान बनी, इसने अश्वशाला का मंत्री बना दिया याकूत खां को। अब जैसे ये मंत्री बना, इसके मंत्री बनते ही इसके रजिया के मंत्री परिषद में, किसमें? मंत्री परिषद में वे जो अमीर लोग थे और उच्च वर्ग के लोग थे, कौन से? उच्च वर्ग। कौन? उच्च वर्ग के लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि यह एक निम्न वर्ग से था। इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो उच्च वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग का है, और इसको अश्वशाला, शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिए याकूत खां को। इससे सब लोग नाराज हो गए और अश्वशाला को बोलते थे आमिर ए आखूर। अश्वशाला को बोला जाता था आमिर ए आखूर। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता था? आमिर ए आखूर। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी रजिया को, वो भी इसी से ही होगी, याकूत खां से। इससे होगी सबसे बड़ी परेशानी होगी याकूत खां से। ठीक है। उधर दोस्तों 1240 ईस्वी में, कब? 1240 ईस्वी में ईस्वी में मोस्टली है दोस्तों ये लाइन। 1240 ईस्वी में जो इसने इक्तेदार नियुक्त किया था, कौन? जो इसने इक्तेदार सॉरी दोस्तों, नियुक्त किया था, जिसका नाम था अल्तूनिया। यह एक विद्रोह कर देगा, कहां से? पंजाब से। पंजाब से विद्रोह करेगा, किसके खिलाफ? दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। किसके खिलाफ? दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। अल्तूनिया ने पंजाब को स्वतंत्र, अल्तूनिया ने अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित किया। पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया अपने आप को। विद्रोह करा इसने दिल्ली के खिलाफ, और दिल्ली में शासन कर रही थी रजिया, तो रजिया के खिलाफ। ठीक है, कहाँ से करा? पंजाब से करा, पंजाब के बठिंडा या पंजाब से करा। ठीक है, किसने करा? अल्तूनिया ने करा 1210 ईस्वी में। ये बात जब पता पड़ी रजिया को, तो रजिया और याकूत खां, कौन? रजिया व याकूत खां। रजिया प्लस याकूत खां अपनी सेना लेकर चल दिए, कहाँ? पंजाब। किसके लिए? अल्तूनिया के लिए। उससे युद्ध करने के लिए चल दिए दोनों। जब ये दोनों युद्ध करने के लिए चल दिए, इन दोनों की सेना, किसकी? रजिया और याकूत खां की सेना और अल्तूनिया की सेना आमने सामने आई, मुठभेड़ हुई इनकी आपस में। तो अल्तूनिया ने हत्या कर दी याकूत खां की। अल्तूनिया ने हत्या कर दी याकूत खां की और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को बंदी बना लिया। ठीक है, किसको बंदी बना लिया? रजिया को बंदी बना लिया। जब यह बात इसके भाई को पता चली, इसके गुप्तचरों के द्वारा, क्योंकि सेना में गए थे तो गुप्तचर भी होते, जब सेना में गुप्तचर थे तो उन्होंने बताई इसके भाई को, बैरम शाह को।
ठीक है, बहरम शाह को ये बात पता चली तो खुशी की लहर दौड़ उठी कि रजिया को तो बंदी बना लिया, याकूत खां को मार दिया। तो इसके दिमाग में क्या हुआ कि पहले तो 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि जब इसने इसको तो हत्या कर दी, इसको बंदी बना लिया, तो अल्तुनिया कुछ टाइमिंग बाद रजिया की भी हत्या कर देगा, रजिया की भी हत्या कर देगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। उसके बाद अल्तुनिया ने, याकूत खां तो ख़त्म ही हो गया, अब बचे रजिया और अल्तुनिया, ठीक है। तो अल्तुनिया ने ऑफ़र दिया किसको, रजिया को। अल्तुनिया ने ऑफ़र दिया रजिया को कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो दिल्ली मुझे दे दो, या तो दिल्ली मुझे दे दो या फिर मुझसे विवाह कर लो। अब रजिया बहुत तेज़ थी अपने फादर की तरह, इल्तुतमिश की तरह, तो रजिया दिल्ली नहीं देना चाहती थी। तो रजिया ने शादी कर ली किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। किसके साथ शादी कर ली, अब रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया के साथ। शादी कर ली रजिया ने अल्तुनिया के साथ। अब इन दोनों का, किसका, रजिया का प्लस अल्तुनिया का लक्ष्य या टारगेट था एक ही, वो क्या था, दिल्ली हासिल करना। जिस पर बैठा था कौन, इसका भाई, इसके दूसरे नंबर का भाई, किसका, रजिया के दूसरे नंबर का भाई बहरम शाह। कौन बैठा था, बहरम शाह। अब ये दोनों चल पड़े पंजाब से, ये दोनों चल पड़े पंजाब से दिल्ली की तरफ। किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ। और किससे छीनने के लिए दिल्ली, बहरम शाह से। किससे, बहरम शाह से, ठीक है। दोनों चल पड़े अब दिल्ली की तरफ। जब ये बात पता पड़ी बहरम शाह को, तो इसने, जो इसके कंट्रोल में थे दल चालीसा, दल चालीसा, जो था दल चालीसा, तो इसने ऑर्डर दिया किसको, दल चालीसा को, कि दिल्ली में एंटर होने से पहले पहले, दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से पहले पहले आप हत्या कर दो किसकी, रजिया और अल्तुनिया की। किसकी, रजिया और अल्तुनिया की, ठीक है। किसकी हत्या कर दो, रजिया और अल्तुनिया की। अब इधर से तो पंजाब से तो ये दोनों निकल पड़े, दिल्ली से निकल पड़े दल चालीसा। तो एक जगह पड़ती है हरियाणा में, एक जगह पड़ती है कुरुक्षेत्र, और उसमें भी एक जगह पड़ेगी कैथल। जगह पड़ेगी कैथल, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के कैथल में। रजिया और अल्तुनिया, रजिया और, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अब कैथल से स्टार्टिंग होगी, कैथल, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताते रहो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैथल, कैथल में रजिया देर रात्रि, रजिया देर रात्रि विश्राम कर रही थी अपना शिविर लगाकर कैथल में। तो इसको घेर लिया, रजिया को किसने, कैथल में घेर ली गई रजिया दल चालीसा के द्वारा। किसके द्वारा, दल चालीसा के द्वारा घेर ली गई रजिया, ठीक है दोस्तों। जब रजिया दल चालीसा के द्वारा घेर ली गई तो कैथल में ही इसकी हत्या कर दी किसने, दल चालीसा ने। किस किस की, रजिया प्लस अल्तुनिया की। अल्तुनिया की। अब रजिया की मृत्यु हुई है कैथल में,
तो इसका मकबरा भी कहाँ होगा? कैथल में ही। कहाँ होगा? कैथल में। मकबरा भी कहाँ है इसका? कैथल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैरम शाह के बारे में, लेकिन उससे पहले अब हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन, ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा ना आपका, वो क्वेश्चन होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो था संस्थापक किसका? गुलाम वंश का। लेकिन इल्तुतमिश जो संस्थापक, इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक, इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसके बाद इसने नींव डलवाई थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। पूरा किया था किसने? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के ही परिसर में, किसके? कुतुब मीनार के ही परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा भी है। और इसने, किसने? इल्तुतमिश ने अपने जीते जी बनवा दिया था। अपने जीते जी बनवा दिया था अपना इसने मकबरा। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के ऐसा संस्थापक जिसने अपना मकबरा अपने जीते जी बनवा दिया, तो कौन था? इल्तुतमिश। आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का पूरा किसने करवाया था काम? इल्तुतमिश। अब उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, किसका? गुलाम वंश का। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इल्तुतमिश, इसने तांबे व चांदी के, तांबा व चांदी, तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के बोले जाते थे टका, और ये थे जित्तल। ठीक है, तांबे के जित्तल, चांदी के टका। तो गुलाम वंश में या दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक जिसने तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए थे, तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें जित्तल या टका कहा जाता, कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दल चालीसा, आप लोगों को पता है दल चालीसा? दल चालीसा का भी जो निर्माण करा था, या वो जो एक यूनिटी बनाई थी, वो भी किसने बनाई थी? इसी ने ही, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इक्तेदार वह इक्ता प्रथा कौन सी जो चालू करी थी इल्तुतमिश ने? क्या थी? इक्ता प्रथा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्टली है इक्ता प्रथा। बहुत जल्दी आ जाते हैं कि इक्ता प्रथा किसने चालू करी थी, तो उसका नाम है इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा का मतलब क्या है कि जब ये युद्ध करके आते थे तो उस जो सोना चांदी था
वो तो जो शासक थे या राजा थे वो अपने पास रख लेते, लेकिन उस प्रांत में जो टैक्स वसूला जाता था उसको ही क्या कहते हैं, इक्ता प्रथा। और वहाँ पर जो जैसे अल्तूनिया या फिर एतगीन वो भेजे गए थे, वो जो वसूली होती थी इक्तेदार करते थे, और वो जो वसूली थी उसे कह लेते थे इक्तेदारी। इक्ता प्रथा जो उन्हें प्रांत दिए जाते थे, इक्तेदार जिन्हें प्रांत दिए जाते थे, ठीक है, और इक्तेदारी जो वसूली जाती थी, या फिर टैक्स। तो इसे हम ऐसे भी कहते थे कि वो टैक्स जो प्रांतों से वसूला जाता था, इक्तेदारों के द्वारा जो वसूला जाता था, इक्तेदारी, वो क्या कहलाती थी, इक्ता प्रथा कहलाती थी। ठीक है, इक्ता प्रथा कहलाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रजिया। एकमात्र महिला या प्रथम महिला जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दोस्तों इसे बेगम नहीं कहा जाता था, क्योंकि ये इतनी ब्लॉडनेस महिला थी, इसलिए इसे बेगम नहीं बोला जाता था, रजिया सुल्तान ही बोला जाता था। और रजिया सुल्तान क्यों बोला जाता था, मैंने आपको इल्तुतमिश के बारे में बता दिया था, क्योंकि मेरे बाद जितने भी शासक आएंगे सबको सुल्तान ही कहा जाएगा। तो क्या कहलाएगी, रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम शासिका। क्वेश्चन दूसरा भी है, घुमाएगा दोस्तों, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा है। प्रथम मुस्लिम शासिका, एकमात्र प्रथम मुस्लिम शासिका जो दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठी, वही कौन ही, रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान को अगर आप लोगों से डीपली जाएगा वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से ये पूछ लेगा कि रजिया सुल्तान के लिए जो रणनीति बना रहा था वो कौन बना रहा था। इसके दूसरे नंबर का भाई था, दूसरे नंबर का भाई था, जिसका नाम था क्या, बहरम शाह। अब वो गद्दी पर कब बैठा, बहरम शाह तो था ही था, अब वो गद्दी पर कब बैठा, तो 1240 में। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी है, दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। रणनीति बनाई थी बहरम शाह ने, जिसमें वो सफल भी हुआ था, लेकिन सफल जो हुआ था कुछ टाइमिंग के लिए हुआ था, ठीक है। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाइए और टेलीग्राम पेज को फॉलो करिए। बाकी बहरम शाह के बारे में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन साथ में दबाएं। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी जितनी भी नई वीडियो की अपडेट होंगी वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेंगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।